नमस्कार दोस्तों, सक्सेस ऑन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट के 2019 के सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज़ पेपर को एक बार जल्दी में ही रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, बिना कुछ समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आराम बाग। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाबर। और आराम बाग है कहाँ? ये दोस्तों आगरा में है, ताजमहल के थोड़े से पास में। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल कि 1916 में भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, तो आगे आते हैं दोस्तों, कोई एक मिनट कर लिया जाए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? यानी किस ऑथर्स के टेक्स्ट से कश्मीर की हमें इतिहास पता चलती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कल्हड़। और कल्हड़ की किताब कौन सी थी? राज तरंगणी। आइए अगले आगे बढ़ते हैं। कौन से दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सेकंड का टाइटल धारण किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आ गया दोस्तों, मैचिंग करना है इसमें। तो दोस्तों इसमें आप जान सकते हैं कि ये विवेकानंद जी का आपका रामकृष्ण मिशन होगा। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय का ब्रह्मो समाज होगा। ठीक है दोस्तों, और दयानंद सरस्वती का आर्य समाज होगा, और एम जी रनाडे का प्रार्थना समाज होगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी। आगे आते हैं, इनमें से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा मैडम भिकाजी कामा। और मैडम भिकाजी कामा ने ही जर्मनी में भारतीय झंडा सबसे पहले फहराया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने सुदर्शन लेक का निर्माण कराया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वर्ड जोड़ना जरूरी है। चंद्रगुप्त नाम के भारत में कई राजा हुए हैं, तो ये पूरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसने सुदर्शन लेक का निर्माण कराया था। ये सुदर्शन लेक कहाँ का निर्माण कहाँ पे कराया था? जूनागढ़, गुजरात में जो है। अगला है कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? या पुष्यभूति राजवंश किससे स्टार्ट होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। आगे आते हैं, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? या आपको कैलकोलिथिक रूरल कल्चर सबसे पहले कहाँ पे आया था? तो दोस्तों ताम्र पाषाणिक वो ऐसा समय होता है जब तांबे का बहुत प्रचलन में था। और सबसे पहले ये जो कल्चर थी ये आहार कल्चर। ये राजस्थान में जो बनस नदी है, बनस नदी के पास में आहार कल्चर है, संस्कृति है, वो सबसे पहले आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य से पहले भारत छोटे छोटे महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपद थे। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों या बालू टिप्पा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों कौन सा एजेंट है जिससे सैंड ड्यून्स बनते हैं? तो दोस्तों ये विंड होगा। हवाओं की वजह से क्या होता है रेगिस्तान वगैरह में, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, तो हवाओं की वजह से रेत उड़ उड़ के ऐसे इकट्ठा होके एक एक ड्यून या बालू का टिब्बा बना लेती है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसके ऊपर होता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलती हो गया, विभाग की तरफ से गलती है कि इसमें दोनों आंसर है, गंगा और सतलज दोनों। ठीक है, ये दोनों ही एंटीसीडेंट रिवर हैं। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? जो नदी हिमालय के बनने से पहले थी। ठीक है, जैसे मान आपको पता ही होगा कि हिमालय पर्वत बना बाद में, पर उससे पहले की जो नदियां हैं, पुरानी नदियां हैं, उनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। आगे आते हैं, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं? तो फिर दोस्तों पृथ्वी के बाह्य परत को पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ठीक है, या वार्म करंट है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्यूरोशियो करंट। क्यूरोशियो या क्यूरोशियो धारा ये वार्म या गर्म जल धारा की करंट है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो दोस्तों सबसे सस्ता साधन जो हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते वह जल परिवहन। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे आप एक देश से दूसरे देश के बीच में ज़्यादातर जो ट्रेड या व्यापार होता है वो जहाज़ों पे होता है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, या गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, आगे आते हैं, सुएज नहर किसको जोड़ता है या सुएज कैनाल कनेक्ट्स? तो दोस्तों ये भूमध्य सागर को लाल सागर से या मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर जो ए है। ठीक है, आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियाँ हैं?
ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है। तो दोस्तों जैसा होता है कि आप देखेंगे आप ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता है, नीचे बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी पे मान लीजिए ये हमारा भूमि है, यहाँ पे तापमान मान लीजिए 10 डिग्री है, तो जितना आप आसमान की तरफ जाएंगे 1 किलोमीटर बाद ये घटता जाएगा 9, 8 ऐसे ऐसे करते। या पहाड़ों पे आप देखते होंगे कि जब, क्योंकि पहाड़ पे ठंडक क्यों रहती है, क्योंकि वो ज़मीन समुद्र तल से ऊपर है। पर जब ताप व्युत्क्रमण होता है तो दोस्तों ज़मीन पर ज़्यादा ठंडक रहती है, ऊपर गर्मी रहती है। ठीक है, तो इसके लिए ये कब हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए क्लाउडी स्काई गलत, इसके लिए आसमान खुला होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। शांत व स्थिर वायु, ये बिल्कुल सही है। और सी है लंबे ग्रीष्मकालीन दिन, दोस्तों ये गलत है। लंबा दिन तो होना चाहिए पर वो शीतकालीन दिन ठंडी के मौसम में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सीधे केवल बी सही। अगला, मेघालय का पठार विस्तार है। ठीक है, मेघालय का जो पठार है वो एक तरीके से हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, वो अलग से पठार नहीं है। ये पेनिनसुला प्लेटू या जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का एक विस्तार है। आगे आते हैं, हमारी जो संविधान सभा था उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी एन राव। बी एन राव हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे या संवैधानिक सलाहकार थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्राक्कलन कमेटी, और इसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? सिर्फ लोकसभा से। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, अगर एक बार ये पूछा है समिति का नाम, तो अगली बार समिति के सदस्य पूछा जा सकता है। तो प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं, और सिर्फ कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। आगे आते हैं, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो दोस्तों ये 1976 में लाया गया था। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताइए किस कमेटी की सिफारिश के बाद मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में लाया गया था 1976 में। आगे आते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1959 में हुआ था। तो अगर आपको पता हो तो किस जगह सबसे पहले पंचायती राज गठन हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वें संशोधन में कौन सी चीज़ें जोड़ी गई थी? तो जिला पंचायत बिल्कुल, क्षेत्र पंचायत बिल्कुल, ग्राम पंचायत बिल्कुल, नगर निगम दोस्तों ये 74वें संशोधन में थी। तो ए, बी और सी इसका आंसर सही हो जाएगा। जिला, क्षेत्र, ग्राम पंचायत, नगर निगम, दिस वॉज एडेड बाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? हमारे जैसे संविधान में शक्तियों को विभाजन किया गया है, केंद्र की, राज्य की, और जो कुछ कुछ बच जाता है, जो अवशिष्ट है, उसकी ताकत या उसके लिए केंद्र को शक्तियाँ दी गई हैं। तो अवशिष्ट या जो रेसिडरी पावर है किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये सेंटर या केंद्र को दिया गया है रेसिडरी पावर। आगे आते हैं, दोस्तों ये 2019 का करंट अफेयर है, पर आप जो कि अब की बार पेपर 2022 में होना, तो 2021 के जितने भी सम्मेलन हुए हैं जहाँ जहाँ पे प्रधानमंत्री गए हैं उसका आपको देख के जाना है दोस्तों। इसके लिए हम लोग एक नया वीडियो बना देंगे। अब आगे आते हैं, प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन किस देश में? तो फ्रांस में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो अब के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 33 न्यायाधीश, एक चीफ मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल मिला के 34। आगे आते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो दोस्तों जो हमारा जैसे भारत देश है, तो जो पूर्वोत्तर के जो देश हैं हमारे भारत से जो पूर्व में पड़ते हैं, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, तो इनसे संबंध बढ़ाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी। पर मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में आई, उसके आने के 1 साल बाद दिसंबर 2015 में इन्होंने इस पॉलिसी का नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। ठीक है, तो दिसंबर 2015 में। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 है, किस सूची में? तो ये दोस्तों 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में क्यों है? क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो चीज़ें डाल दी जाती हैं वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकती हैं। आगे आते हैं दोस्तों, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, या जो हमारे बैलेंस डाइट होता है उसमें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो दोस्तों शरीर की जो सुरक्षा करने के लिए होता है वो विटामिन और मिनरल होता है। प्रोटीन तो शरीर की कोशिकाओं को बनाता है, बॉडी बिल्डर होता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, ऊर्जा देने के काम आते हैं। तो जो सुरक्षा देने का काम किसका है? विटामिन का और खनिज लवण का, मिनरल्स और विटामिन का। आगे आते हैं, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो दोस्तों सबसे सर्वोत्तम विधि स्टीमिंग या उबालना को माना गया है। आगे आते हैं माफ़ कीजिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होती है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम है
ठीक है, इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका काम है प्रोटीन को पचाना। ये अमीनो एसिड्स को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर देती है। जो अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसको सिंपल एंजाइम्स में ब्रेक कर देती है। आगे आते हैं, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। ठीक है, चेचक वायरस, जो चिकन पॉक्स वायरस है, ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। इसका नाम है वेरियोला वायरस, या हिंदी में भी सेम है, वेरियोला वायरस। आगे आते हैं, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों रोगी के पानी में डूबने पर। ठीक है, कोई पानी में डूब रहा है तो उसके लिए शेफर विधि। तो दोस्तों शेफर विधि में क्या होता है, रोगी को लेटा देते हैं ठीक है, सर नीचे की तरफ, और फिर उसके कम चेस्ट पे हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते हैं, तो कोई डूबता हुआ व्यक्ति, जिसे उसकी जो सांसें हैं, जो ब्रीथिंग है, फिर से वापस आ जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? वेयर वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम? दोस्तों ये ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सबसे पहले की गई थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फिर से रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आजकल पर्यावरण हमारा हमेशा ही ज्वलंत मुद्दा है, तो इसकी रिपीट होने की चांस है। आगे आते हैं, इनमें में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है? तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन, या डॉल्फिन गैंगेटिका है, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है। ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, या इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस नहीं है? तो दोस्तों मीथेन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी तीनों गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में काम आती हैं। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी की जो संरक्षण की विधि नहीं है। खाद है, खाद से मिट्टी संरक्षण होता है। मृदा अपरदन रोकेंगे तब भी मिट्टी का संरक्षण होगा। कीटनाशक रसायन यूज़ करेंगे तो भाई इससे तो मृदा का अपरदन और बढ़ेगा। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक। आगे आते हैं, अरहर की संकर किस्म या जो हाइब्रिड वैरायटी है कौन सी है? तो दोस्तों ये है बहार। ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही आपको याद करना है। आपको और भी फसलों की जो हाइब्रिड वैरायटी है वो देख के जाना है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए सोयाबीन स्टेट कहते हैं। आगे आते हैं, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? जो ग्रीन हाउस देखते होंगे आप, क्या होता है, ऐसे ग्लास, एक रूम रहेगा, ऊपर ग्लास का छत रहेगी, सीलिंग रहेगी, और अंदर फसलें उगाई जाती हैं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? वेजिटेबल फूडसिंग। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, वेजिटेबल फूडसिंग, इसी को ग्रीन हाउस विधि कहते हैं। आगे आते हैं, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है? ठीक है, जो सॉइल की डेंसिटी होती है, पार्टिकल डेंसिटी होती है मिट्टी की, क्या होती है? तो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में इतना वजन होना चाहिए मिट्टी का। आगे आते हैं, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? जानते हैं कि आप पहाड़ पे देखते होंगे कि मान लीजिए पहाड़ है, तो ऐसे 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 ये कॉन्टोर मेथड है, इसको समोच्च विधि कहते हैं। ठीक है, ये विधि अपनाई जाती है बाग लगाने की, क्योंकि वहाँ पे समतल भूमि नहीं होती है। आगे आते हैं, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? ठीक है, ये कब भारी चलती है? तो दोस्तों ये शटल में धागा अटक जाने पे, जब आपका थ्रेड वहाँ पे क्लॉग हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो भारी चलेगी। आगे आते हैं, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो रोग हो जाता है, जो काफ़ी दिक्कत करता है, दर्द वगैरह घुटनों वगैरह में हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आगे आते हैं, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो हीम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन क्या करता है, खून में जो ऑक्सीजन को मिला के, ठीक है, वो शरीर के हर हिस्से को पहुंचाता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का काम है। आगे आते हैं, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हर्बर्ट। इसका आंसर होगा हर्बर्ट साहब की। आगे आते हैं, योजना विधि आधारित है। प्रोजेक्ट मेथड किस पे है? करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग। आप प्रोजेक्ट आपको मिलता था ना कि ये प्रोजेक्ट करिए ये छुट्टियों में, तो आप करते थे फिर सीखते थे। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों
ये है 15। ये आपको याद करके जाना है। फैक्चुअल क्वेश्चन, म्यूज़िक के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं। आगे है वंदे मातरम देश गान के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और इनके आनंद मठ जो नॉवेल था, आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है वंदे मातरम। आगे आते हैं, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो दोस्तों ये प्रातःकाल वाला गाना है, मॉर्निंग टाइम राग भैरव। ठीक है। आगे आते हैं, समान मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 20:1 होता है। अगर नाइट्रोजन आप 1 ग्राम लिए तो कार्बन 20 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, समान मृदा में यानी कार्बन ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। ठीक है, द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सॉइल सेपरेट्स इन ए पर्टिकुलर सॉइल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, पिछले साल तो ओलंपिक हुआ भी है। ऑल्टियस, सिटियस, फोर्टियस, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। और ये और ओलंपिक में जो रिंग की जो लोगो होती है उसमें जो ये छल्ले होते हैं किस चीज़ को दर्शाते हैं? तो दोस्तों ये हमारे महाद्वीप को दर्शाते हैं। आगे ये भी देखिए, करंट क्वेश्चन है उस साल उस समय का, हमें इस साल का देख के जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है? पुलेला गोपीचंद, 19 का रहा होगा, आपको कमेंट करके बताना है 2021 में कौन रहा है अर्जुन पुरस्कार विजेता, या 2021 में ही। आगे आते हैं, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मनोरंजन 8 प्रकार के होते हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? दोस्तों वज्रासन। ठीक है, जिसमें आप पैर ऐसे मोड़ के बैठते हैं, ये वज्रासन। आगे आते हैं, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है मणिपुर। और ये तो पुराना न्यूज़ है, अभी हाल ही में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम से यूपी में खोली गई है। तो आप कमेंट करके बताना यूपी के किस जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय खोला गया है। दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। हम अगले वीडियो में ऐसे ही साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।